ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी जितनी सटीक होती है, जितनी सफल होती है, वह ज्योतिषाचार्य समाज में उतना ही मान सम्मान यश को अर्जित करने वाला होता है। यदि आप भी सटीक भविष्यवाणी सीखना चाहते हैं, सटीक भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। हम एक नई श्रृंखला के साथ आज एक नए कलेवर में आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम इस समय प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, भविष्य कथन कैसे करें, सटीक भविष्यवाणी कैसे करें, इस श्रृंखला को आप लोगों के समक्ष ला रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल नया प्रयोग है, लेकिन इससे बहुत लोगों का भला होगा, बहुत लोगों का कल्याण होगा, ज्योतिष प्रेमियों का ज्ञान वस्तु परक और वस्तु निष्ठ होगा। ज्योतिष प्रेमी जो हैं वो सटीक भविष्यवाणी केवल D1 देख करके कर लेंगे। आपको D9 नहीं देखना, आपको D7 भी नहीं देखना है, आपको कुछ भी अन्य चीजें नहीं देखनी, आपको D1 देखना है। D1 के अलावा अधिकतर आपको अधिकतम और कोई दूसरा चार्ट देखना है तो आपको चलित देखना है। यही हमारी नाड़ी ज्योतिष की व्यापकता है। सरल से हम कठिन की ओर जाते हैं। नाड़ी ज्योतिष पद्धति में सरल सटीक भविष्यवाणी कैसे करें। हमने वर्तमान परिवेश में कई जगह देखा इस स्तंभ का अभाव बिल्कुल मिल रहा है। सभी ज्योतिषाचार्य अपने ज्ञान को छिपा कर रखते हैं, हर कोई अपने ज्ञान को छिपा रहा है, अच्छे सूत्र सटीक सूत्र शेयर नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन इस परंपरा में हम सबसे पहले सबसे आगे आ रहे हैं कि आप लोग भी, ताकि जन कल्याण अधिक से अधिक इस विद्या का प्रचार हो सके और हमारा जन कल्याण, हमारा समाज इस ज्ञान के द्वारा लाभान्वित हो सके। दोस्तों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती बगलामुखी को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं इस ज्ञान का प्रारंभ कर रहा हूँ। सावधान होकर के मेरी बात को सुनना है। मेरे यहाँ से ध्यान आपका नहीं भटकना चाहिए। सावधान होकर के आप सुनिए। सर्वप्रथम इसमें विवाह की सटीक भविष्यवाणी कैसे करें ये आपको बता रहे हैं। विवाह की सटीक भविष्यवाणी के लिए पहला बिंदु होता है शुक्र पत्नी है। पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी है, स्त्री की कुंडली में उसका पति मंगल है। तो शुक्र और मंगल को ध्यान देना है, शुक्र और मंगल के बल को देखना है। तीसरी स्थिति आती है सप्तमेश की, सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को देखना है। उसके बाद लग्न जो स्वयं का कारक होता है, स्वयं के विषय में बताता है। जितने प्रकार के भाव हैं उन भावों का फल तो लग्नेश भोगता है, तो लग्नेश को भी देखना है। लग्न लग्नेश, सप्तम भाव सप्तमेश और इसके अलावा शुक्र और मंगल, इन चार चीजों को आपको देखना है। इसके अलावा 3-11 में बैठे हुए ग्रह भी विवाह में बहुत निर्णायक होते हैं। तो एक बिंदु पर आपको दृष्टि देना है। सबसे पहले ये देखना है विवाह का प्रॉमिज है कि नहीं है। अगर प्रॉमिज है तो सूत्र सटीक लगेगा, यदि प्रॉमिज नहीं है तो सूत्र सटीक नहीं लगेगा। तो सबसे पहले प्रॉमिस देखना है। प्रॉमिस देखने का क्या है, आप सप्तम भाव सप्तमेश को देखिए, लग्न लग्नेश को देखिए और शुक्र मंगल को देखिए। इनमें से अगर 2 या 2 से अधिक शुक्र मंगल यदि मजबूत हो गए तो विवाह हो जाएगा। शुक्र मंगल सप्तमेश मजबूत हो गया तो विवाह हो जाएगा। अगर मान लीजिए सप्तमेश बहुत बलवान है और शुक्र बलवान है तो विवाह हो जाएगा। इसी तरह यदि लग्न लग्नेश और सप्तम भाव सप्तमेश का संबंध बन रहा है तो भी विवाह की संभावनाएं होंगी। सप्तमेश को शुभ ग्रह देखेंगे तो भी विवाह की संभावनाएं बनेंगी। तो क्या हमारा सटीक भविष्यवाणी का दूसरा बिंदु क्या हुआ? दूसरा बिंदु ये देखना है कि शुक्र मंगल लग्न लग्नेश कितने पर अशुभ प्रभाव तो नहीं है। अगर शुक्र मंगल लग्न लग्नेश, इन 4 चीजों में शुक्र मंगल सप्तमेश लग्न लग्नेश, इन 4 चीजों में इनमें यदि 2 या 2 से अधिक
भाव कारक ग्रह, भाव या ग्रह के स्वामी, भाव के स्वामी बलवान होंगे। यदि शुक्र मंगल बलवान हुआ, सप्तमेश बलवान हुआ तो विवाह की संभावना बनेगी। यदि सप्तमेश, शुक्र, मंगल और लग्नेश चारों कमजोर हो गए, चारों बलहीन हो गए, चारों पर पाप प्रभाव आ गया तो विवाह का प्रॉमिज है ही नहीं, विवाह नहीं होगा, बिल्कुल 100%। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनकी कुंडली में देखिएगा सप्तमेश या तो कमजोर, सप्तम भाव सप्तमेश, लग्न लग्नेश, लग्नेश यद्यपि भी ठीक हो लेकिन सप्तमेश, शुक्र और मंगल ये तीनों तो 100% कमजोर मिलेंगे ही। लग्नेश की कुछ स्थितियां सुधर भी सकती है लेकिन लग्नेश पूरी तरह से बलवान नहीं होगा, कुछ तो निर्बल होगा। लग्न लग्नेश और सप्तमेश, शुक्र और मंगल अगर कमजोर हैं तो विवाह नहीं होगा। इसमें आपको सप्तमेश देखना है, लग्नेश देखना है और शुक्र और मंगल को देखना है, तो विवाह का योग नहीं बनेगा। अगर ये तीन चारों चीजें कमजोर है, बलहीन है तो विवाह का प्रॉमिस नहीं है। यदि चार में से दो या दो से अधिक चीजें बलवान है, सप्तमेश बलवान है, शुक्र मंगल बलवान है तो भी विवाह की स्थिति बन जाएगी। तो इस तरह आपने जाना कि विवाह का प्रॉमिस इस तरह देखते हैं। अब विवाह कब होगा इसका प्रॉमिस कैसे देखेंगे? देखिए, दो तरह की गाड़ी है, दो गाड़ियों की कल्पना करिए। एक गाड़ी क्या है? गुरु की है और दूसरी शनि की है। आपको यह देखना है गुरु का गोचर, केवल दशा पद्धति पर मत चलिए, गुरु को एक साल एक भाव पर मानिए। इस प्रकार गुरु का गोचर देखिए कि गुरु का गोचर कब कब गुजर रहा है। सप्तम भाव सप्तमेश से, एकादश भाव से, तृतीय भाव से, शुक्र के ऊपर, मंगल के ऊपर कब कब गुरु का गोचर जा रहा है, उसी समय इस तरह के फल मिलेंगे। इसी तरह शनि का गोचर कब शुक्र पर आ रहा है, कब सप्तमेश पर आ रहा है, कब लग्न पर आ रहा है, तो भी विवाह के योग बनते हैं। आपने इस कुंडली में देखिए, आप जो मैंने बताया उसका मैं प्रैक्टिकल आपको बता देता हूं, उसके बाद आप 50 कुंडली में लगाइएगा, आपको ये परिणाम सही मिलेंगे। सबसे पहला क्या है, इस कुंडली में इस लड़के की जो शादी है 37 साल में हुई, 37 साल में हुई तो कारण देखिए, सबसे पहले हमने क्या बात बताया था, सप्तमेश को देखिए। सप्तमेश मंगल कहां पर है? द्वादश भाव पर बैठा है। विवाह विलंब का पहला कारक। विवाह विलंब का दूसरा कारक, सप्तम भाव पर पापक ग्रह बैठे हों तो भी विवाह विलंब से होता है। सप्तम भाव पर शनि बैठा है तो भी विवाह विलंब से होगा। तो दूसरा, सप्तम भाव पर देखिए विलंब से विवाह होगा, शनि बैठा है। अब देखिए शुक्र को देखिए, शुक्र यहाँ पर बलवान है और गुरु और बुध का नीच भंग भी कर रहा है और वक्री भी है। तो हमने क्या कहा था, एक या दो से अधिक, अगर दो या दो से अधिक ग्रह या दो या दो से अधिक भाव के स्वामी, अर्थात मैंने चार चीजें जो बताई थी, लग्नेश देखना है, सप्तमेश देखना है, शुक्र देखना है, मंगल देखना है। उसके बाद भाव को भी इन्हीं को लग्न भाव, सप्तम भाव को भी देख लेना है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा विवाह की स्थिति होगी कि नहीं होगी। अगर दृष्टि की बात करेंगे तो 3 और 11 में बैठे हुए ग्रह भी विवाह को बहुत प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि शनि क्रूर ग्रह है, सप्तम में बैठा हुआ है और सप्तमेश मंगल द्वादश पर बैठा हुआ है, इसलिए विवाह में विलंब हो गया। कभी भी सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में बैठेगा, विवाह में देरी कराएगा। सप्तमेश शनि के साथ बैठेगा तो विवाह में देरी कराएगा। सप्तमेश राहु केतु के साथ बैठेगा तो विवाह में देरी कराएगा। अगर शुक्र के साथ राहु केतु बैठे होंगे तो विवाह में देरी होगी। शुक्र के साथ शनि बैठा होगा तो विवाह में देरी होगी। कितनी देरी होगी ये आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सप्तमेश मंगल द्वादश में बैठा है, सप्तम में शनि बैठा है, शुक्र बलवान है। और मंगल की भी स्थिति देखिए, सप्तमेश द्वादश में बैठा है लेकिन सूर्य के साथ स्वाग्रही है। सूर्य उच्च का है, मंगल उसके साथ बैठा है, स्वाग्रही भी है। इस प्रभाव के कारण आप यहाँ पर देखिए कि
एक हमारा सप्तमेश बलवान हो गया, हमारा शुक्र की स्थिति ठीक है क्योंकि उच्च का है, मंगल स्वाग्रही है, उच्च के सूर्य के साथ बैठा है। दो स्थितियों को बल मिल रहा है, दो शक्तियों को बल मिल रहा है, इसलिए विवाह का प्रॉमिज है। ये क्लियर हो गया। अब विवाह किस सन में होगा, इसको थोड़ा सा ट्रांजिट पर चलिए, गोचर पर चलिए। गोचर पर गुरु को मानिए एक भाव पर 1 साल, 12 भाव पर 12 साल। तो गुरु जिस जगह पर बैठा है उससे 12 साल में वहीं पर आएगा। इस कुंडली में देखिए गुरु 9वें भाव पर बैठा हुआ है, 12 साल में गुरु 9वें भाव पर आ जाता है। ठीक है, 12 साल में गुरु 9वें भाव पर पुनः आ जाता है, अर्थात जहां से गुरु चला था 12 साल में नाड़ी में मानेंगे वहीं आ गया। 12 साल का मतलब गुरु का 1 राउंड, 24 साल का मतलब गुरु का 2 राउंड। अब आप प्रोग्रेशन के बारे में अधिक मत सोचिए, केवल मैं जैसा बता रहा हूं वैसा सोचिए। 12 साल गुरु जहां से चला, 1 भाव में 1 साल, 2 भाव में 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12। लेकिन हम ये मानते हैं कि गुरु को जहां पर बैठा है वहीं पर लौट करके 12 साल पर आ जाएगा। 1 राउंड गुरु का 12 साल, मतलब 12 साल, पहले 12 साल में तो शादी नहीं होगी, दूसरे 12 साल में गुरु को लाइए तो 24 साल में जो गुरु हो गया, कहां पर आ गया, गुरु 24 साल पर आया एकादश भाव, 10वें भाव पर। 10वें भाव पर देखिए गुरु का संबंध केतु से बन रहा है और यहाँ किसी से नहीं बन रहा है, तो 24 साल में भी संबंध नहीं बन रहा है। और तीसरा गुरु का 12, 24, तीसरा 36, गुरु कहां पर 36 साल में किसके पास जा रहा है, सप्तम भाव के पास भी जा रहा है और शुक्र को पास भी जा रहा है। तो विवाह का प्रॉमिस बना कि 36 साल के आसपास, 36-37 साल में इसका विवाह हो सकता है। 36 साल में क्यों हुआ, गुरु तो 12-12 साल में घूम रहा है, तो बाधा के अनुसार देखिए सरलता लगेगी। 12 साल में जो शनि था, शनि को 2.5 साल मान लीजिए, केतु को 2.5 साल मान लीजिए, ठीक है, 2.5 5 साल हो गए, क्योंकि एक बाधा, पहली बाधा 2.5 साल की, दूसरी बाधा 2.5 साल की, 5 साल की। शनि वक्री होकर केतु के पास आया तो भी 2.5 साल मान लीजिए, लगभग एक आपको ये कोई स्पष्ट नियम नहीं है इस चीज का, 2.5 साल की बाधा का, केवल मैं आपको समझाने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। ये सटीक नहीं है कि शनि की एक बाधा को 2.5 साल मानना, ये मेरा अपना खुद का अनुभव है और जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है उन गुरुओं का भी अनुभव है कि एक बाधा 2.5 साल मान लीजिए। तो शनि वक्री होके केतु के पास गया तो यहाँ भी शनि को राहत नहीं मिली, तो 2.5 दूनी 5, 7.5 साल हो गए, और सप्तमेश का द्वादश में बैठना हो गया 10 साल हो गया। अब क्या है, नीच के बुध का बैठना हो गया कितने साल, 12.5 साल लगभग, और यहाँ पर राहु का प्रभाव भी देखिए मंगल के साथ है तो लगभग 15 साल। तो विवाह की जो आयु होगी 21-22 साल होती है, 22, 10, 32 और 35, 32, 5, 37, लगभग 15 साल बाद शादी हुई। एक अंदाजा, एक अनुभव है कि लगभग 37 साल में, क्योंकि जब गुरु का ट्रांजिट, गुरु 12 साल एक राउंड में गया, 12 साल दूसरे राउंड में गया, 24 साल हो गए। 24 साल में गुरु, अभी शुक्र क्या है, स्त्री है, स्त्री के पास नहीं पहुंचा, स्त्री के पास देखिए शुक्र तीसरे भाव पर गए, 36 साल, 24 से 36 साल तक शुक्र कहां पर रहा, यहां पर। यह है गुरु का क्रमिक विकास, इसी को कहते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रोग्रेशन आयु का खंड है कि आप 12 साल के छोटे हुए तो आपके साथ कौन सी घटनाएं होंगी, जब आप 12 से 24 साल के होंगे तब कौन सी घटनाएं होंगी, और 24 से 36 के होंगे तब कौन सी घटनाएं होंगी, आयु के किस खंड पर कौन सी घटनाएं होंगी, उसके अनुमान लगाने के लिए क्रमिक विकास गुरु की एक परिकल्पना की गई है। तो 12 साल पे 36 साल में गुरु शुक्र के पास आया तो यहाँ पर विवाह का योग बन गया 36-37। अब शनि से देख लीजिए, शनि एक राशि पर 2.5 साल, तो शनि पूरे 30 साल में वृश्चिक राशि पर आया, अर्थात जिस बिंदु पर शनि बैठा है 30 साल बाद उसी बिंदु पर आ जाता है, अर्थात जिस राशि पर शनि बैठा है 30 साल बाद उसी राशि पर वहीं पर आ जाएगा। तो 30 साल में शनि को यहाँ मान लीजिए वृश्चिक राशि पर 2.5 साल, 32.5 साल में शनि को देखिए
धनु राशि पर नवम भाव पर 35 साल में आया और 37.5 में शनि कहां आया, दसम भाव पर। अब देखिए शनि दसम पे आया, शनि का की कनेक्टिविटी नहीं बन रही, लेकिन शुक्र यहाँ पर वक्री है। क्योंकि शुक्र यहाँ पर वक्री है तो शनि का संबंध शुक्र से भी 50% बन रहा है। कर्म, शनि कर्म का कारक है, शुक्र क्या है, संपन्नता का कारक है। जब भी शनि का संबंध शुक्र से होता है तो संपन्नता बहुत आती है। तो इस वजह से इस जातक का विवाह 37 साल में हुआ। कितना सरल और कितना सटीक, बस सार रूप में देखना है 4 चीजों को। पहले प्रॉमिस देखना है, प्रॉमिस के लिए लग्न लग्नेश, सप्तम सप्तमेश, शुक्र और मंगल। उसके बाद गुरु के राउंड देखना है, 12 साल में 1 राउंड, फिर 12 साल में 2 राउंड, 12 दूनी 24, तीसरा 12 से 36। 36 साल में गुरु का संबंध कहां से हो रहा है, शुक्र से हो रहा है। यदि गुरु गोचर इस तरह भी देखा जा सकता है। दूसरा, गुरु गोचर करते हुए जब भी आप गोचर देखिए, इस साल इसकी शादी अभी अप्रैल के महीने में हुई है तो गुरु का गोचर मीन राशि पर चल रहा था। तो गुरु का गोचर देखिए, इस समय जब मीन पर चला तो गुरु ने किसको देखा, गुरु ने सप्तम भाव को देखा। गुरु ने सप्तम भाव से गुरु का संबंध बन गया। इस वजह से सप्तम भाव पर विवाह का प्रॉमिस हो गया, विवाह का योग बन गया। मित्रों, यदि आप सबका भला चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी मेरे ज्योतिष प्रेमी हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कई लोगों का ज्ञान वर्धन हो सके, जन जन तक सत्य ज्योतिष का महात्म पहुंच सके। अगर ये अत्यधिक व्यूज मिलेंगे, आप लोग इसको पसंद करेंगे, तो आने वाले समय में हम इसको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लगभग 150 सूत्र बिल्कुल सटीक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा पहला प्रयोग है और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी को नमस्कार।